हेलो, जैसा कि हम इन पिछले वीडियो में एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और हमने क्लास 6 से शुरू किया है और हम 10 तक इन बुक्स को पढ़ेंगे, जिसमें 2 बुक्स हो गई है, जिसमें ये हमारी 6 क्लास की अंतिम सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडी की बुक चल रही है, जिसका नाम है राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, जो अपन मान सकते हैं जो फर्स्ट की 6 है, तो 6 क्लास में इसका नाम राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन फर्स्ट है। तो ये हम इसको पॉलिटी की बुक मान सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे इकाई 1 के अंदर। अभी इकाई 2 है, इसके अंदर भी चैप्टर 3 और 4 होंगे, उसको हम पढ़ते हैं। इकाई 2 किस बारे में है वो देखने के लिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सरकार के बारे में। सरकार सरकार को सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज जरूर आई होगी। तो इस एनसीईआरटी की इस बुक में सरकार के बारे में हमको समझाने के लिए क्या क्या बातें लिखी हुई हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैंने उनसे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वो बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और अब इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। ये कोई व्यंग्य दिया हुआ है सरकार के ऊपर। ये ऊपर से पढ़ना है, बीच में से पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या दिया हुआ है, ये पानी का घड़ा वगैरह। हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल में पानी आया होगा, आ रहा होगा। ये सरकार पे व्यंग्य बने हुए हैं, ये भी व्यंग्य, ये भी व्यंग्य। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग्य करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। तो ये आर के लक्ष्मण का कथन है। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। वो सरकार के ये इस तरीके का कार्टून बना लेते थे और ये शायद ये कार्टून भी उन्हीं के होंगे, आर के लक्ष्मण के। इसमें और क्या दिया हुआ है आगे। हाँ, इसमें ये चैप्टर 3 यहाँ से शुरू होता है। उसमें हमें समझाया गया है कि सरकार क्या है, आखिर सरकार है क्या चीज। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पार्ट के में आप यस पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। चलिए आज पढ़ ही लेते हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार कोयला और बिजली विभाग में पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। इस तरह की हम हमेशा खबरें सुनते आते हैं। तो ऊपर दी गई खबर सुर्खियों को देखिए, इनमें से सरकार के किन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। तो उसमें सूची में हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है। आपने अनुसार सरकार क्या है, कक्षा में इस बात पे चर्चा कीजिए। अब हमारे पास कक्षा नहीं है तो हम यही पढ़ लेते हैं क्या है। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद 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 करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती हैं। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती हैं, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। इसकी जिम्मेदारी हमारी यह सुनिश्चित करता है उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश में सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। ये प्राकृतिक विपदा घेरती हैं, जब प्राकृतिक विपदा घेरती हैं जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ितों लोगों को सहायता करती है। अगर कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है
तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। ऊपर क्या दिया हुआ है, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ काम के उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा आपने ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं कहीं भी की हो। जब लोग इकट्ठे रहते हैं तो काम करने के लिए तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिसमें आवश्यक निर्णय किया जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। वह नियम बनाती हैं, निर्णय लेती हैं और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती हैं। नीचे कुछ बढ़िया बढ़िया तस्वीरें दी गई हैं, उन्हें 1 मिनट थोड़े टाइम के लिए हम देखेंगे। ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है, सर्वोच्च न्यायालय, ये है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये है लोगो दिया हुआ है भारत पेट्रोलियम का, ये है भारत पेट्रोलियम। ये है भारतीय रेल, इंडियन रेलवे। क्या लगा रहा है भाई, हाँ जो भी लगा रहा है, आगे बढ़ते हैं। सरकार के स्तर, जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर सरकार, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग स्तर पर होगा। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे और जैसे हरियाणा या असम की सरकार हो गई, पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र में देख लो नीचे अगर कुछ समझ में आता हो तो। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, जबकि किताब में आप आगे चलकर पढ़ोगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों को जानेंगे। इस चैप्टर में ओनली स्थानीय सरकार, अगले के चैप्टर में अगर राज्य की सरकार या फिर राष्ट्रीय सरकार वो भी देखेंगे, पर अभी कौन सी देखेंगे, स्थानीय सरकार है। ये दिया हुआ है भारत का राजनीतिक न्याय, इसमें दिए हुए हैं अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और उनकी राजधानियां भी। तो टोटल कितने हो गए हैं, टोटल हो गए हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित, ऐसे नहीं लिखते हैं, शासित ऐसे लिखते हैं, शासित जैसे भी लिखते हैं, प्रदेश, यूटीज, ये हो गए राज्य। ये एक और नक्शा, भारत प्रशासनिक प्रभाग 2011, ये इतना कितना प्रशासनिक प्रभाग है। ये राज्य और राज्य के अंदर ये अलग अलग जिले, ये अपने राजस्थान, ये अपना जोधपुर। नोट, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख इसमें बढ़ गया। तो ये और 2 हो गए और एक और चीज हो गई, दमन, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अब ये हो गई, ये भी हो गई एक। सरकार एवं कानून, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मान्य होते हैं। केवल वही यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए
पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। किसी दूसरे कानून को लेकर ये विचार करिए और लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है, ये भी सोचिए। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा हम अगर लोगों को हमें किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और वो ये दावा कर सकती कुछ भी है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार सरकार को निर्णय लेने और कानूनों को पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार कैसी है, ये क्या दिया हुआ है, कोई राजा दिया हुआ है, ये गुलाब का फूल सूंघ रहा है। वो सरकार कैसी कैसी होती है वो इसमें दिया हुआ है। लोकतांत्रिक सरकार या गणतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने के में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करती है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के दो कारण लिखिए। आपके पास जिन प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहोगे या और आखिर क्यों? नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार कर लिखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है? बिल्कुल नहीं। राजतंत्र में राजा होता है और राजा का बेटा राजा होता है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ये चीज हो गई लोकतंत्र की, ये हो गई राज्य तंत्र की। और राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उठा सकते भाई साहब, हाथ पांव कटवा देंगे। अब यह लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। बहुत ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बातें क्या हैं। लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने के में भागीदार बनकर खुद ही शासन करते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वे प्रतिनिधि मिलकर मिलकर क्या करते हैं, जैसे ये कैसे चुन रहे हैं। मतदान के समय मतदाता की उंगलियों पर सही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक बार वोट दे सके, बाद में फर्जी वोट ना दे सके। तो ग्रामीण मतदान केंद्र का एक दृश्य है जिसमें ये बासा वोट दे के आए हैं। सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। कौन लेते हैं भाई? चुने हुए प्रतिनिधि। आज का कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश को सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने के देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश इन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता के संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास ही संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, वह संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो
दे सकता है, क्योंकि जिस उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया भाई साहब। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप में और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों की भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़े। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिलाएं मताधिकार आंदोलन की साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने की अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बंधवाकर प्रदर्शित किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ साल बाद 1928 में मिला। प्रश्न संख्या 33 और 34 जो पहले दिए गए उनमें मानचित्र को देखिए। भारत के मानचित्र दिए गए थे। ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जिला को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगे। भारत के पड़ोसी देशों के नाम 7 तो पड़ोसी देश जिसकी सीमा स्थल सीमा लगती है, 2 देश जिनसे समुद्री सीमा लगती है सिर्फ। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्य के नाम बताइए। आप अगर राजस्थान में रहते हैं तो 5 इधर पाकिस्तान आ गया और 5 खुद के देश के राज्य आ गए। इस हिसाब से अपने जिले और उसके पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए और अपने जिले में राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग नीचे दी गई अंक तालिका में दिए गए कथनों पर नजर दौड़ाइए और क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर के संबंधित हैं। इसके आगे निशान लगाइए। अब यह स्थानीय, यह राज्य और राष्ट्रीय। भारत सरकार ये अपने अंदाजे से लगाना है, बाद में क्या सही है क्या गलत है वो आगे भी देखा जा सकता है, पर जितना हो सके आप अपनी सोच से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वे उस स्तर को क्यों दिए गए हैं। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। अब ये भारत का मैत्री मतलब भारत का है तो पूरे भारत का मतलब राष्ट्रीय। पश्चिमी बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लिए जाने का निर्णय। मतलब बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल क्या है, एक राज्य है तो राज्य का निर्णय। ये है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। डिब्रूगढ़ ये कहाँ है और कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी तो नीचे हो गया तमिलनाडु। ये डिब्रूगढ़ शायद असम और शायद यही है, असम में है। तो ये भी एक राष्ट्रीय निर्णय होगा। अरे गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने की निर्णय। ये एक स्थानीय गांव के लोग अपना आप निर्णय ले लेंगे इसको। दिल्ली में बैठा आदमी क्या करेगा, गांव में क्या होना है। पटना के बच्चे के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। पटना के बच्चे के लिए, पटना के बच्चे के लिए मतलब पटना तो एक राज्य का चीज हो गया भाई साहब। पटना के बच्चों के लिए तो पूरा जिला हो गया। हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का, ये भी एक राज्य की बात हो गया। 1000 रुपए का नोट शुरू करने का निर्णय। 1000 रुपए का नोट शुरू करने का निर्णय तो राष्ट्रीय होगा 1000 नोट। बाद में अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। इसी के साथ ये हो गया चैप्टर खत्म। थैंक यू। अगले चैप्टर अगला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।